तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो पेपर होने वाला है उसमें लैंग्वेज यानी कि भाषा का पेपर होने वाला है, जो कि 50 प्रश्न उससे संबंधित आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये जान लीजिए कि जो भाषा है उसमें आपको दो भाषाएं पढ़ने हैं, एक हिंदी है, ठीक है, और दूसरा जो है वह इंग्लिश है। और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ही भाषा आपको पेपर देना है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले हिंदी भाषा पर डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीरो से हम लोग अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि भाषा क्या होता है। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता है। ठीक है, जो मनुष्य होता है वो अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान एक दूसरे से करता है। अभी जान लेते हैं कि जो भाषा होता है वह कितने प्रकार से मतलब अपने भाषा का आदान प्रदान करता है। तो ये जान लीजिए कि जो मनुष्य होता है वह 3 प्रकार से हम अपने जो भाषा होती है उसको आदान प्रदान करते हैं। पहला जो होता है वह होता है मौखिक, ठीक है, और दूसरा जो होता है वह लिखित होता है, और तीसरा जो हम लोग अपने आदान प्रदान करते हैं भाषा का वह होता है सांकेतिक रूप से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंट्रास्ट है कि जो सांकेतिक भाषा है उसे नहीं माना जाता है भाषा के रूप में। ठीक है, क्योंकि भाषा का जो प्रकार है विद्वानों ने माना है कि सिर्फ और सिर्फ मौखिक और लिखित ही है, जो कि प्रमाणित है सभी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें गूंगे बहरे के लिए जो बोल नहीं सकते, वो लोग क्या करते हैं, सांकेतिक रूप से ही अपनी बातों को एक दूसरे से समझाते हैं। इसलिए हम लोग तीनों को यानी मौखिक, लिखित और सांकेतिक को ही भाषा का क्या मानते हैं, प्रकार मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मौखिक क्या होता है ये बात जान लीजिए। तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम किसी भी चर्चा में होते हैं और अपनी बातों के एक दूसरे से समझाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम इस समय क्या कर रहे हैं, मौखिक रूप से आपको समझा रहे हैं, तो यह क्या हो गई, मौखिक भाषा हो गई। अगर हम यही जो लिखित है, लिखित मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा क्या होता है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर हम उसी शब्द को, किसी भी वाक्य को, जैसे वह घर जाता है, ठीक है, अगर हम इसी को मौखिक रूप से बोले तो वह मौखिक भाषा हो गई, बोलकर बोले तो। और लिखित यानी कि अगर हम जो बोले हैं उसको लिख दें तो वह कौन सी भाषा हो गई, लिखित। ठीक है, सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि जैसे ये जो लिखा हुआ शब्द है, अगर हम बता दें कि ये सांकेतिक रूप से ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कौन सी भाषा हो गई, आपकी सांकेतिक भाषा हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो भाषा है, जो भाषा शब्द है, यह कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो उत्पत्ति होती है भाषा शब्द की, वह संस्कृत के शब्द भाष से होती है। किससे होती है, भाष से होती है। ठीक है, यह जो शब्द है भाष या किस लैंग्वेज का यानी किस भाषा का शब्द है, तो वह संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे जान लीजिए कि जो भाषा है, जो शब्द भाषा है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है, बोलना। ठीक है, तो क्या इसको हम कह देते हैं बोलना या कहना, ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक जान गए हैं कि जो भाषा है वह जो भाषा की उत्पत्ति होती है वह किस शब्द से होती है, भाष से। और ये जो भाष शब्द है यह किस भाषा से संबंधित है, संस्कृत से। और भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, यह क्या है, एक शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग आज भाषा कौन सा पढ़ेंगे, हिंदी। तो आज हम लोग ये जो हिंदी भाषा पढ़ेंगे, यह हिंदी जो शब्द है, ठीक है, हिंदी जो शब्द है वह खुद अपनी भाषा का शब्द नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जो हिंदी वो हिंदी का, लेकिन यह हिंदी जो शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी, फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए जो हिंदी भाषा है, ठीक है, यह कोई ना कोई भाषा किसी न किसी लिपि से आई होती है। ठीक है, लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई होती है। तो अब ये जान लेते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। क्या है, देवनागरी। ठीक, अब पहले ये जान लेते हैं कि लिपि क्या होती है, तभी आप लोग जान पाएंगे कि ये देवनागरी लिपि है क्या। ठीक है, तो लिपि वह देखिए मौखिक ध्वनियों को, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हमें
कुछ न कुछ जो चिन्ह होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, और उन्हीं जो वही जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को चिन्ह के रूप में, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हमें एक ऐसे चिन्ह व्यवस्था की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, चिन्ह व्यवस्था की। ठीक है, तो उन्हीं चिन्ह व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब ये जान लीजिए कि जो हिंदी भाषा की लिपि है वह क्या है, देवनागरी है। अगर देवनागरी भी क्या थी, एक पहले भाषा थी। क्या थी, देवनागरी जो थी वह भी पहले एक भाषा थी, और अगर देवनागरी भाषा थी तो उसकी भी कोई ना कोई लिपि होगी, तो उसकी जो लिपि थी वह थी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, अगर हम बात करें किसी अन्य भाषा की, तो जैसे अंग्रेजी भाषा है, आप लोग अंग्रेजी सभी को पढ़ना होता है, तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। ठीक है, कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए हम आपको ये छोड़ते हैं कि संस्कृत की भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, ये लिपि आप लोग खुद बताएंगे। अब देखिए जो लिपि है, लिपि के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, वर्णमाला। ठीक है, क्योंकि किसी भी भाषा के बारे में उनके अक्षरों को हमें मालूम होना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला से। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए कि जो वर्णमाला है इसमें दो चीज़ें हैं। हम पहले ये जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण जो लिखित भाषा की वो सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और भी टुकड़े न किए जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कोई वर्ण हो गया क, ठीक है, अगर हम क के और भी टुकड़े करने चाहें तो इसका कोई भी टुकड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण की अगर परिभाषा देना पड़े तो क्या होगा कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य कोई भी टुकड़े न किए जा सकें। जैसे कोई ये है लाइन है, अगर इसके हम टुकड़े कर दें तो ये क्या होगा, वर्ण नहीं होगा। यानी कि अगर वह लिखित भाषा को वह सबसे छोटी इकाई जिसके के और टुकड़े न किए जा सकें उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर हम हिंदी में वर्ण की बात करें तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम जानते हैं कि अब ये तो वर्ण हो गया, हम लोग जान गए वर्ण क्या होता है। अब हम जानते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वर्णों के जो समूह होता है, वर्णों या अक्षर भी कहते हैं इसे, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि हिंदी में, अंग्रेजी में कितने कितने वर्णमाला होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वर्णमाला होता है, अगर हिंदी में हम बात करते हैं, हिंदी भाषा में, ठीक है, देखिए हिंदी भाषा में अगर वर्णमाला की हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में वर्णमाला की जो संख्या है वह 1 है। ये अभी तक आप लोग के लिए बहुत ही नया होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग जानते होंगे कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने होंगे, तो वह 52 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें हिंदी भाषा में वर्णमाला की, किसकी, वर्णमाला की, तो कितने होते हैं, टोटल 1 होते हैं। अगर हम यही वर्ण की बात करें तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर 13 क्या होते हैं, स्वर के आते हैं। ठीक है, और स्वर के बाद व्यंजन होता है, तो व्यंजन कितने होते हैं, 39। अगर 39 और 13 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 52। और ये 13 क्या है, स्वर है, और 39 क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो स्वर होता है वह 13 और 39 क्या है, व्यंजन, और ये टोटल मिला करके 52 क्या है, वर्ण या अक्षर है। ठीक है, अब ये वर्णमाला 1 है। अगर 1 वर्णमाला है तो कैसे ये सिद्ध करना है, तो देखिए माला है, तो अगर हम माला कैसे होता है, गोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम वर्ण को इसमें बैठा देते हैं, क से लेकर के या क ख ग, ठीक है, इस तरह से पूरा बैठा लेते हैं, अ से लेकर के। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आकर करके पूरा ये क्या हो जाता है, वर्णमाला बन जाता है। वर्ण होते हैं 52 वर्ण हो गए। ठीक है, और ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए ना। और ये कितनी माला है, 1 ही माला है। इसलिए जो हिंदी भाषा में वर्णमाला की जो संख्या है वह कितनी है, 1 है। अब देखिए जो हिंदी का है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं।
ठीक है, एकदम हम लोग जीरो से अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्णों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, कितनी वर्ण होती है? 52 होती है। अब उन वर्णों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला जो भाग होता है वह होता है आपका स्वर होता है। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है वह होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि स्वर की संख्या कितनी है? 13 है, और व्यंजन की संख्या कितनी है? 39 है। ठीक है, कितनी है? 39 है। अब इसके बाद हम लोग जो स्वर है और व्यंजन है उसको भी अलग अलग भागों में बांटते हैं ताकि हम लोग को और भी गहराई से इसको हम लोग जान सके। और आपके एग्जाम में जो पूछता है सवाल वह स्वर के जो भाग होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं उनको भी दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है वह होता है मानक स्वर। ठीक है, मानक स्वर। और जो मानक स्वर होते हैं वह कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वह होता है अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर। ठीक, अयोगवाह स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो मानक स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए टोटल। अब अयोगवाह स्वर की बात करें तो अयोगवाह स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वह अयोगवाह स्वर हैं? तो एक होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार। ठीक, ये कौन सा होता है? अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है? अन। ठीक है, और ये इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, ये तो हो गया अनुस्वार। और दूसरा जो होता है वह विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग। और विसर्ग की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और वह कौन सा होता है? अह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम स्वर को बांटे तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है मानक स्वर और दूसरा है अयोगवाह स्वर। अब मानक स्वर को भी 2 भागों में बांटते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब अगर हम बात करें अयोगवाह स्वर के बारे में तो अयोगवाह स्वर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। और जो पहला अयोगवाह स्वर है वह अनुस्वार है, और दूसरा जो है वह विसर्ग है। ठीक है, और अनुस्वार स्वर कौन सा है? अन है, और विसर्ग कौन है? अ है। ठीक, देखिए जैसे कि मैंने आपको स्वर के बारे में बता दिया कि इसके कितने प्रकार हैं, उसी प्रकार से व्यंजन के बारे में आपको बताते हैं कि व्यंजन को भी 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, पहला जो होता है, और दूसरा, और ये आपका हो गया तीसरा। ठीक है, तो पहला जो होता है वह होता है मानक व्यंजन। मानक व्यंजन। ठीक है, अगर हम मानक व्यंजन की बात करें तो मानक व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये क से लेकर के क से ह तक होता है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है वह होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और तीसरा जो होता है वह होता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, और जो संयुक्त व्यंजन है उसकी संख्या 4 होती है, और उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब हम यह बात करते हैं जो संयुक्त व्यंजन है वह कौन कौन से 4 ऐसे जो वर्ण है या अक्षर है वह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है यह हो गए आपके 6। ठीक है, त्र और ज्ञ, उसके बाद आपका श्र। ठीक है, यह हो गए आपके। और उसके बाद जो यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजनों की बात करते हैं तो ये देखिए जो ड़ लगा के बिंदु दिया जाता है और ये वाला, ठीक है, ये दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये हम लोग आपको बताया था कि व्यंजन जो 39 होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया, मानक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इसके नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। ठीक,
अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मानक व्यंजन वो कौन कौन से हैं, क से लेकर ह तक है। ठीक है, तो क से लेकर ह तक को भी हम लोग बांटकर देखते हैं कि मानक जो व्यंजन है 33 वह कितने भागों में बांटा गया है। तो जो मानक व्यंजन है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और वह कौन कौन से है, तो ये देख लीजिए। जो पहला होता है आपका वह होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या की हम बात करें तो जो स्पर्श व्यंजन है उसकी जो संख्या है वह है 25 है। कितनी है? स्पर्श संख्या की 25 है। और ये जो 25 होते हैं वह कौन से होते हैं, तो ये जान लीजिए। क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है, तो ये चारों होते हैं। उसके बाद प वर्ग। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो पांचों वर्ग है इन्हीं को, यानी क से लेकर के अंग तक 5 हो गए, फिर च से लेके अड़ तक कितने हो गए 5, फिर ट से लेकर के हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से लेकर के जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबका लिख दे रहे हैं। त थ द ध न प फ भ म म। तो यहाँ से देख लिए क से लेकर के म तक की जो संख्या होती है 25, वही हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड वाला जो है, ठीक है, अब देखिए जो दूसरा वाला है वह जो हमारा है, पहला स्पर्श व्यंजन है और दूसरा जो है वह है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, और जो तीसरा है वह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ठीक, और इसकी जो संख्या होती है वह भी 4 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो म के बाद जो शब्द जो अक्षर आता है वह कौन सा होता है? य, यानी य, र, ल, व। तो ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। अब व के बाद जो ऊष्म व्यंजन में आएगा वर्ण, वही क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। यानी कि स, यानी कि स से सलीफा, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हरवा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऊष्म व्यंजन है वह कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इस हिसाब से अब यहाँ आप अगर पूरी तरह से हम लोग इसको समराइज करें तो हमारा जो व्यंजन है 39 है, और 39 को हम लोग मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 33 + 4 कितने हो गए? 37, और 37 2 39 हो गए। अब ये 33 को अगर हम बांटते हैं तो 25, 4 और 4, तो 25, 4 29, 29, 4 33। तो ये टोटल हमारी जो काउंट है वह सही तरीके से आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग पूरी जो वर्णमाला थी, स्वर और व्यंजन जो बांटे थे उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग आगे की क्लास को पढ़ते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं।